चलिए, तो आप लोगों को 3 चैप्टर से रिलेटेड मापन चलिए आ रहा होगा। चलिए मापन, फिर इसके बाद दूसरा चैप्टर है सदिश अदिश, फिर इसके बाद गति। ये 3 चैप्टर से रिलेटेड गति में दूरी बता दिया गया था, विस्थापन भी बता दिया गया था, चाल भी बता दिया गया था। एक सेकंड देख लीजिए, दूरी क्या है। किसी मापक यंत्र द्वारा रास्ते को जो तुलना किया जाता है, जैसे मीटर स्केल है, मीटर स्केल से कपड़े की तुलना किया जाता है, तो किसी मापक यंत्र द्वारा तय किए हुए रास्ते के भाग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं, डिस्टेंस। और विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु या पिंड द्वारा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच जो न्यूनतम दूरी होता है उसे हम विस्थापन कहते हैं। चाल, किसी वस्तु या पिंड द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। वेग क्या है? एकांक समय में हुए विस्थापन को हम किसी पिंड या कण द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को हम वेग कहते हैं। त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, है ना। संवेग क्या है? जब कोई पिंड गतिशील है तो उस पिंड का द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अर्थात संवेग एक प्रकार का बल ही होता है। एकांक समय में किसी पिंड पर 1 सेकेंड में लगाया गया बल को ही हम संवेग कहते हैं, है ना। फिर इसके बाद आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया था कि आप लोग जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए, गति में जो है, गति भी कई प्रकार से होती है। ये रिजुरेखी गति है ना। रिजुरेखी गति में गति की 3 समीकरण होता है। पहला समीकरण जिससे मान लेते हैं ये कोई पिंड है, बिंदु ए पर प्रारंभिक वेग u है और बिंदु बी पर अंतिम वेग v है और यहाँ a से लेकर b तक दूरी s है और समय t है। तो गति का समीकरण जो है v बराबर u प्लस at होता है। और दूसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। और तीसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर होता है ना। तो ये अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग है, त्वरण है, समय, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण, विस्थापन है, ये दूरी है। दूरी कहिए या विस्थापन कहिए, जैसा रहेगा उस तरह से हम लोग यूज करते हैं। ये प्रारंभिक वेग है, समय है, त्वरण है, समय है। ये जब रिजुरेखी गति होता है तब ये रिजुरेखी गति के लिए है। और मान लेते हैं ऊर्ध्वाधर गति हो रहा है, ऊर्ध्वाधर गति हो रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ से कोई पिंड फेंका जा रहा है, u वेग से फेंका जा रहा है और अंतिम वेग यहाँ पे भी हो जाता है, t समय में भी हो जाता है। तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण अब लगने लगेगा। यहाँ पे रेखीय त्वरण है। रेखीय त्वरण का मतलब कि ये बराबर v माइनस u/t होता है ना। और यहाँ पे जो गति समीकरण बदल जाएगा, v बराबर u माइनस gt हो जाएगा। माइनस इसलिए लगा है कि ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो पिंड धीरे धीरे रुकता है, उसके वेग में कमी होता है, मंदन होता है। अभी बता रहा हूँ इसके बारे में। दूसरा पॉइंट है v स्क्वायर बाई u स्क्वायर माइनस 2as। यस नहीं लिखेंगे, यस लिखेंगे। अब
कितनी ऊंचाई गया, एच ऊंचाई गया। तीसरा समीकरण एच बराबर ut माइनस 1/2 GT स्क्वायर। देखिए जो ये जी है, जी एक, इसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मतलब ये कि एकांक मतलब जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो उस पिंड के वेग में हुई कमी, ऊपर फेंकेंगे तो कमी और नीचे फेंकेंगे तो वृद्धि। जैसे जैसे वो पिंड ऊपर की तरफ जाएगा उसका वेग वैसे वैसे कम होता जाता है, और ऊपर से जैसे जैसे किसी पिंड को नीचे की फेंकेंगे तो उसका वेग वैसे वैसे बढ़ता जाता है। तो परिभाषा बन गया कि जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाता है तो एकांक समय में उसके वेग में हुई कमी, ऊपर फेंकेंगे तो कमी और नीचे फेंकेंगे तो वृद्धि। यानी जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके उस पिंड के वेग में हुए कमी या उस पिंड के वेग में एकांक समय में हुए वृद्धि को ही हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उस पिंड के वेग में एकांक समय में उस पिंड के वेग में हुए कमी या एकांक समय में उस पिंड के वेग में हुई वृद्धि को ही हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात फिर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें भी वो छोटी सी बात है। ये चौथा पॉइंट क्या है, किसी विशेष समय में चली गई दूरी यस बराबर होता है u प्लस 1/2 a 2t माइनस 1। ये हो गया, देख रहे हैं ना। किसी मतलब जब कोई पिंड मान लेते 5वें सेकेंड में, नहीं कहते हैं कि 8वें सेकेंड में वो पिंड उतना दूरी चला गया, मतलब यहाँ टी क्या है, वे सेकेंड है। 5वें, 6वें, 10वें, मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि किसी विशेष समय में चली गई पिंड या कण द्वारा, किसी विशेष समय में पिंड कण या वस्तु द्वारा चली गई दूरी बराबर u प्लस 1/2 a 2t माइनस 1 होता है। ठीक है ना। और इसमें भी आप चौथा समीकरण आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, h बराबर u माइनस 1/2 ये 2t माइनस 1। जब ये तो ऊपर की तरफ फेंक रहा है तब है ना ये समीकरण 1 2 3 4। और जब वही ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे तो जहां जहां माइनस जी लगा है वहां वहां हम लोग प्लस जी, या ए नहीं लिखेंगे, जी लिखेंगे। समझा रही बात। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप लोगों को होमवर्क दिया गया था, जो भी कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आप उसको आप हल करिए, और जो नहीं आता उसको पूछिए। इससे हर स्टूडेंट 4-4 ही क्वेश्चन लेके आता है कंपटीशन का, तो बहुत क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग। सदिश अदिश से रिलेटेड है, जिससे यहाँ पे तीन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं एक ही साथ। पहला मापन, दूसरा सदिश अदिश, तीसरा गति। अभी गति के बारे में हम बता रहे थे। अभी तीनों चैप्टर से मंथन कर लेने के बाद ही हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, लिखिए। लिखिए, एक हवाई जहाज उत्तर पश्चिम दिशा में, एक हवाई जहाज उत्तर पश्चिम दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उड़ रहा है।
80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है। ठीक है ना। तथा वायु 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उत्तर पूर्व दिशा में बह रही है। तथा वायु 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उत्तर पूर्व दिशा में बह रही है। जहाज की वास्तविक गति बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये क्वेश्चन है। चलिए, तो पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। पहला बार में क्या बोला चंदन? हवाई जहाज की दिशा में उड़ रहा है उत्तर पश्चिम। यही हुआ ना? उत्तर पश्चिम इधर ही हुआ। जहाज ऐसे उड़ रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इधर उड़ रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? तथा वायु 60 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर से उत्तर पूर्व दिशा में इधर उड़ रहा है। इधर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इधर उड़ रहा है। तो अब देखिए, ये उत्तर पूर्व का मतलब क्या हुआ? ये 45, ये भी 45 डिग्री हो गया। और ये उत्तर पश्चिम का मतलब क्या हो गया? ये 45 अंश, ये भी 45 अंश। तो फुल एंड फाइनल इनके बीच का कोण क्या हो गया? 90 डिग्री। अब हमको निकालना है इनका परिणामी बल निकालना है। परिणामी बल नहीं, परिणामी वेग निकालना है। तो इसके समांतर मैं यहां से खींच दे रहा हूं। देखिए, इसी के समांतर यहां से मैं लाइन ड्रा कर दे रहा हूं और इसके समांतर इधर लाइन ड्रा कर दे रहा हूं। देख रहे हैं आप? और एक नियम मैं आपको नहीं बताया हूं, वो पहले नियम समझ लीजिए। जिसे एक पिंड पर 2 बल लग रहे हैं, एक इधर F1 बल लग रहा है और ये थीटा कोण पे इधर F2 बल लग रहा है ना। तो हमें ज्ञात करना है कि बिंदु O पर कुल कितना बल लग रहा है। नेट बल हमें निकालना है। बिंदु O पर एक इधर F1 बल लग रहा है, इधर F2 बल लग रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस पे कुछ नेट बल लग रहा होगा। उसी नेट बल को हम निकालना चाहते हैं। तो ये फार्मूला होता है यह बराबर √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा होता है। जानते होंगे इस फार्मूले को। ये परिणामी बल निकलता है और परिणामी बल की दिशा अगर निकालना है, परिणामी बल की दिशा पहले बल से, तो अल्फा मान लेते हैं। अल्फा दिशा है, दिशा मतलब कोण। तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा ये F2 साइन थीटा अपान F1 प्लस F2 cos थीटा। ये है, ये 2 फार्मूला है। पहला, किसी बिंदु पर जब 2 बल लग रहे हों तो उन दोनों बलों का परिणामी बल क्या होता है। और दूसरा, ये पहले बल से परिणामी बल की दिशा। आइए हम लोग इस फार्मूले को यूज करते हैं। यहाँ पर इधर उत्तर पश्चिम में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हवाई जहाज उड़ रहा है और पूरब उत्तर पूर्व दिशा में हवा बह रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो
परिणामी वेग क्या होगा बिंदु O पर, यही फार्मूला हम यूज करते हैं। देखिए परिणामी यहाँ पे वेग निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा इधर 80 का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा 60 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणनफल 80 गुणे 60 का, ये इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 80 कवर कितना हो जाएगा 64 डबल 0। 60 कवर कितना होगा 36 डबल 0। आकाश 90 का मान 0 तो ये सब 0 हो जाएगा। अब 64 और 36 ये 100 और 2 0 और बढ़ा दीजिए। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 10 गुणे 10। 100 किलोमीटर प्रति घंटा का जो परिणामी वास्तविक चाल कितना होगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ रहे हैं ना, नोट कर लीजिए। देख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है किसी भी एग्जाम के लिए। मापन, सदिश सदिश और गति, ये तीनों चैप्टर का हम लोग काम कर रहे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। हमारे साथ साथ नोट करते रहिए, ठीक ना। नोट हो गया। चलिए अब आप एक छोटा सा क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है। कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में बताना है। पहला न्यूटन, दूसरा डाइन, तीसरा जूल, तीसरा अर्ग। सब लोग जूल पर ही मार देंगे। आप लोग जूल, हाँ सीजीएस पद्धति में। डाइन, देखिए बहुत बड़ा नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटा ही डाइन होता है। देखिए ईएमकेएस पद्धति में तो जूल आप बता रहे हैं, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो सूत्र से हम बताए थे कि सूत्र से मात्रक, परिभाषा, बेमी सूत्र एवं बीमा निकाल सकते हैं। याद आ रहा है अंकित। तो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, विस्थापन का मात्रक क्या होता है मीटर। तो ईएमकेएस पद्धति में तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, या जिससे आप जूल कहते हैं न्यूटन मीटर या जूल हो जाएगा ईएमकेएस पद्धति में। लेकिन सीजीएस पद्धति में पूछ दिया जाता, सीजीएस पद्धति में डाइन होता है, ठीक है ना। ठीक है ना। जिसे अब बल का मात्रक पूछ दिया जाए सीजीएस पद्धति में, बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में, पहले एमकेएस पद्धति में यह बराबर क्या होता है एम में। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये बल का मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या न्यूटन, आप न्यूटन भी बोलते हैं। ये तो एमकेएस पद्धति में हो गया, एमकेएस पद्धति में। लेकिन सीजीएस पद्धति में पूछ दिया तब अर्ग होता है। समझ रहे हैं। तो उसको कैसे निकालते हैं सीजीएस पद्धति में? ये नाम बस है, जैसे न्यूटन जिस नाम है ना एमकेएस पद्धति में, न्यूटन वैज्ञानिक का नाम है,
उसी तरह से ये भी किसी का नाम है अर्घ सीजस पद्धति में। सीजस पद्धति में अगर इस तरह से पूछा जाए तो ग्राम कहेंगे, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिए, सीजस पद्धति में आप क्या बोलेंगे, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या तो अर्ग बोलेंगे। सबसे छोटी इकाई देंगे। हाँ ये छोटी इकाई है, तो ग्राम में लिए हैं उसको, हाँ लीटर में था उसको सेंटीमीटर। तो सीजस पद्धति में बल का मात्रा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या अर्ग बोल दीजिए, या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन बोल दीजिए। ये मात्रक से संबंधित एक दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, छोटे लेवल से। फिजिक्स केमिस्ट्री से बहुत छोटे लेवल से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो छोटे लेवल का भी जानकारी होना चाहिए, है ना। ठीक है, अब विद्युत विभव का मात्रक, विभव का मात्रक बताइए। विभव का मात्रक देख रहे हैं ना, छोटा छोटा है ना। विभव का मात्रक बताइए। वोल्ट होता है। V बराबर W/Q होता है। यहीं से दो कई बार 4-5 बार हो जाएगा। परिभाषा क्या हो गया, ये विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, ऐसे बोलिए, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा कार्य किया जाता है उसे ही हम विद्युत विभव कहते हैं। एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर कहां से, अनंत से ले आने पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा कार्य किया जाता है उसे ही हम विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का सिंबल कैपिटल V है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। जूल प्रति कूलाम बोलेंगे, या इसको आप क्या बोल देंगे, जूल प्रति कूलाम को हम लोग वोल्ट बोल देते हैं, है ना। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। अरे विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, या जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। मतलब देखिए, भौतिक राशियां और व्युत्पन्न राशियां, ये तो विभव व्युत्पन्न राशि है, यानी मूल राशि तो 7 ही होती है, 7 होता है और 7 उसके मूल मात्रक होते हैं। लेकिन व्युत्पन्न राशियां बहुत होती हैं। उन बहुतों को बेसिकली आपको बहुत का आपको परिभाषा, बीमी सूत्र, ये सब याद होना चाहिए। तो अब आप लोगों से मेरा यही स्टेटमेंट है कि मापन, सदिश और गति से संबंधित क्वेश्चन आप लोग कल 5-5 क्वेश्चन अगर ले आते हैं तो बहुत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिए। जब वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति क्या होती है, तब उसकी गति को हम क्या कहते हैं, अवमंदित गति कहेंगे कि त्वरित गति कहेंगे कि असमान गति कहेंगे कि एक समान गति कहेंगे, कौन कहेंगे, अवमंदित गति कहेंगे, त्वरित गति कहेंगे, या असमान गति कहेंगे। हाँ, डी वाला ऑप्शन सही है, एक समान गति कहेंगे। यानी जब कोई वस्तु समान समयांतराल में
समान दूरी तय करती है तो इस प्रकार की गति को हम एक समान गति कहते हैं। एक दूसरा भी क्वेश्चन हम आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन, जब किसी वस्तु या पिंड या निकाय कह सकते हैं, जब किसी वस्तु पिंड या निकाय का वेग त्वरण शून्य हो जाए तब उसका वेग क्या होगा, बताइए। सही क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। जब किसी वस्तु पिंड या निकाय का त्वरण एकाएक त्वरण शून्य हो जाए, जब किसी वस्तु पिंड या निकाय का एकाएक क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए। जब किसी वस्तु पिंड या निकाय का एकाएक त्वरण शून्य हो जाए तब उसका मतलब वस्तु पिंड या निकाय का वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, नियत हो जाएगा, एकाएक शून्य हो जाएगा और अनिश्चित रहेगा। बताइए कौन सही है अंकित? जब किसी वस्तु पिंड मान लीजिए गति कर रहा है और गति करते करते एकाएक क्या हो गया, रुक गया, शून्य हो गया त्वरण। आज जब त्वरण शून्य कर दिया आपने तो उस स्थिति में उस पिंड निकाय या वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, नियत हो जाएगा, एकाएक शून्य हो जाएगा, अनिश्चित रहेगा, नियत हो जाएगा। आप अपने पे एग्जाम्पल देखिए जानते होता क्या है अंकित, जीवन में हम मानो नहीं रहेंगे, जानवर जैसा व्यवहार करेंगे जीवन में। हम लोग के अंदर बेसिकली फिजिक्स है, इंटरमीडिएट और बीएससी लेवल का नहीं है। हमें अपने जीवन में बेसिकली फिजिक्स, जनरली केमिस्ट्री, बेसिकली जूलॉजी, बॉटनी, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, संविधान, बेसिकली अंगणित, उच्चगणित, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ये सब बेसिकली हमें आना चाहिए। अगर बेसिकली हमें नहीं आता है तो हम अपनी व्यवहारिक जीवन में आनंद नहीं ले पाएंगे। व्यवहारिक जीवन में यदि आनंद लेना है तो हमें संविधान भी आना चाहिए, हमारा इतिहास क्या है वो भी आना चाहिए, हमारा फिजिक्स क्या है, हम अपने जीवन में कुछ काम कर रहे हैं तो उस काम में जरूर फिजिक्स का भूमिका होती है। तो ये सब आनी चाहिए हमको। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीलेटर ले रहे हैं ना, दाहिने हाथ में एक्सीलेटर होता है ना और दाहिने पैर में ब्रेक होता है, बाएं हाथ में क्लच होता है। तो दाहिने हाथ में जो एक्सीलेटर, गाड़ी चला रहे हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा नंबर में गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी आपकी चल रही है 55-60 चल रही है। अब एक्सीलेटर आपने कम एकदम शून्य कर दिया, अब एक्सीलेटर ऐठ नहीं रहा है, ऐठन नहीं कर रहा है, उसमें एकदम रोक दिया है। जब एक्सीलेटर रुक जाएगा तो गाड़ी की चाल नियत हो जाएगी
अब आपकी गाड़ी 50, 55, 60 नहीं होगा, 50, 55, 60 नहीं होगा, या तो 45 पे कांस्टेंट हो जाए, या तो 40 पे कांस्टेंट हो जाए, तो 50 पर कांटा कांस्टेंट हो जाएगा। इस स्थिति में एक्सीलेटर जब लेना बंद कर देंगे, उस स्थिति में यानी एक्सीलेटर बंद का मतलब शून्य हो गया। और जब एक्सीलेटर शून्य हो गया तो गाड़ी आपकी एक नियत चाल से चलती जाएगी। जैसे हम खुद ही गाड़ी चलाते हैं तो बहुत तेज एक्सीलेटर ले लेते हैं, अब एक्सीलेटर को रोक देते हैं, अब गाड़ी जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से या 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलती जाएगी। तो ये देखिए व्यवहारिक जीवन में यूज हुआ कि नहीं हुआ। देखिए कंपटीशन हमें व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत आसमान से नहीं पूछ देता है कि लड़के लोग तो हमारा कम होता जाएगा ना। नहीं, जब आप एक्सीलेटर रोक देंगे, रोक दिए, उसका जो चाल है जहाँ एक्सीलेटर ब्रेक कर दिए, मतलब आइट करके रोकना है, आइट करके रोक देंगे, मतलब रोक देने का मतलब ऐठेंगे आप ना, तो आइट करके आप रोक दिया, उसी पर एक्सीलेटर अब नहीं ले रहा है, एक्सीलेटर शून्य हो गया, तो वेग धीरे धीरे हमारा कम होगा ना। वेग कम कैसे होगा, वेग चलता जाएगा। चल थोड़ा देखिए, आप यहाँ देखिए, ये बहुत अच्छा से मैं बता देता हूँ, ये dv/dt हो गया ना, ये बात समझ आ रहा है। da बराबर dv/dt होता है। अब त्वरण क्या हो गया, शून्य हो गया, देखिए शून्य हो गया, अब हो गया dv/dt, तीर गुणा कर दीजिए, dv बराबर क्या हो जाएगा, अब दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए, तो एक का समाकलन v के सापेक्ष क्या हो जाएगा v, और 0 का समाकलन क्या हो जाएगा कांस्टेंट। अरे कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, तो 0 का समाकलन कांस्टेंट। वेग नियत हो गया कि नहीं हो गया, यहां से आप कर लीजिए कंफर्म। जब एक्सीलेटर ऐड करके रोक देंगे, अचानक रोक दिया, अब एक्सीलेटर नहीं ले रहा है, एक्सीलेटर शून्य हो गया, एकदम कांस्टेंट, एकाएक शून्य हो गया, उस स्थिति में त्वरण आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। देख लीजिए, ये व्यवहारिक क्वेश्चन है। तो इस तरह से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग आज जा करके लगाइएगा अपने बुक से, कंपटीशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, और जो नहीं लग पाएगा उसको आप कल पूछना। हर स्टूडेंट 5-5 क्वेश्चन पूछेंगे तो 30-35 क्वेश्चन हो जाएगा। और यही होता है, यह स्टूडेंट